अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हफ्ता है। कल वाले इतवार और पिछले इतवार के दरमियान जो अहम वाक़यात हुए उनकी रोशनी में आज हम अरशद यासीन साहब से बात करेंगे। जी अरशद साहब, वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो सैलाब, जी, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई, लेकिन इस सैलाब के अहम मामले को दबाने में जिन चीज़ों ने किरदार अदा किया वो सबसे अहम किरदार चीज़ वो लीक्स, वो रोज़ाना एक लीक और हैकर का ये मामला आ रहा है, हैकर की ये ईमेल आ रही है, हैकर का ये मैसेज आ रहा है, वो लीक्स खेलते। इस लीक्स के अंदर जो दो अहम मामलात वो कर दिए गए। एक तो मरियम नवाज़ का जो है वो उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया और वो मिल गई, उनको रिलीफ मिल गया और उनकी नाअहली ख़त्म हो गई। उसके अलावा इसहाक डार आए, उन्होंने सेनेट का हलफ लिया मेंबर सेनेट के तौर पे, और उसके अलावा एक मुल्क की अहम तरीन कलमदान उनको सौंप दिया गया। और उसके अलावा जो अब इस्लामाबाद में धरना चल रहा है किसानों का, ये चार अहम इशूज़ हैं जिन्होंने सैलाब जैसे अहम मामले को दबा दिया। अच्छा, इन चारों मामलों को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि आने वाले हालात किधर को जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अहम इश्यूज़ पे आपने बात की है और यकीनन ये मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसके मुतकाज़ी हैं कि इस पे बात भी की जाए, और हुकूमत और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि सारे मामलात को हल करने के लिए अपना अपना रोल भी अदा करें। और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सैलाब के मुतासरीन जो हैं वो कभी दुआएं दिया करते थे, अब ज़्यादातर हमने जो देखा वो बद दुआएँ ही उनके चेहरों से और उनके होंठों से निकली, इस वजह से कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो स्टेक होल्डर्स जिनको कह लें, जो मुतलका अदारे हैं, सियासी जमातें हैं, जो हमेशा मुश्किल घड़ी में सारे इकट्ठे होकर के इन लोगों का जो मुतासरीन हुआ करते थे उनका साथ देते थे, उनके बाजू बनते थे और उनको खड़ा करते थे। इस बार देखा हमने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि फिर वो लोग जो है खुले आसमान तले उनके मकान उनके बह गए, फसलें उनकी तबाह हो गई, जानवर उनके ज़ाया हो गए, बच्चों से वो अलग हो गए। मसलन केले, अगर कोई बचा गया है तो वो या तो समुंदर के अंदर मौजूद है लाश की सूरत में, या फिर वो खुले आसमान तले बैठा बद्दुआएं दे रहा है। उसकी बड़ी वजह जो आपने जिसका ख़ुद जिक्र कर दिया कि इस मुल्क के इस वक्त के हालात हैं। इस वक्त के हालात का मतलब ये है कि हर पार्टी की नज़र आने वाले इंतखाबात की तरफ है। अब वो इंतखाबात आज होते हैं, कल होते हैं, अपने मुकर्रर वक्त पे भी हो जाएं तो उसमें भी 8-9 महीने रह गए ना जी, वो अब कौन सा 2-4 साल रह गए हैं, ऐसा नहीं है। अब सबकी नज़र ये है कि हम इलेक्शन में हमने जाना है। अब इलेक्शन में जाना है तो अब सबसे अहम आवाम को मुतमिन करने का जो ज़रिया है वो है पाकिस्तान टेलीविज़न, सरकारी नहीं, तमाम तर मीडिया के टीवी जितने हैं वो आप ये देख लीजिए कि ज़्यादातर सियासी जमातें भी और हुक्मरान भी आपको टेलीविज़न पर बैठे ये लेक्चर देते हुए मिलेंगे कि हमने सैलाब ज़दगान के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। अमली तौर पे आपने देखा कि सैलाब ज़दगान को कुछ नहीं मिला। अब दूसरी बात जो आपने बहुत अहम जिसके आपने इशू उठाया है कि सैलाब ज़दगान के इस ववेले में लोगों की बददुआएं और उनकी आहें और उनकी सिसकियों के दरमियान बहुत सारे सियासी और अदालती मामलात सामने आए हैं। ये आनन फानन नहीं हुआ राना साहब, ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत प्री प्लान हुआ है। कुव्वतें जो फैसले करने वाली कुव्वतें हैं, जिसमें अदारे भी हैं, उसमें सियासी लोग भी हैं, और इसमें किसी एक सियासी जमात को आप बाहर नहीं रख सकते, सब लोग ही बीच में हैं और सब के इल्म में था कि अब होने क्या जा रहा है। अब जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये क्योंकि इंतखाबात का साल है, बेशक अब 2 महीने 3 महीने ये निकाल दे तो अगले साल में तो इलेक्शन ही होंगे। अब उसमें ये सारी चीज़ें, और अब क्योंकि जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं जिनको फ़िक्र होता है पाकिस्तान के मामलात का, हर तरफ उनकी निगाह होती है, उनके मुताबिक उनके जहन में ये शायद ये मामला था कि अब इस सारी कशीदगी को किसी न किसी तरह नीचे लाया जाए।
افراتفری کو نیچے لایا جائے, ان کے ڈائلاگ کروائے جائیں. اب ڈائلاگ تو اسی صورت میں ہوتے ہیں نا جب دو کی بات ہوتی ہے. اب ایک پارٹی جن کی حکومت نہیں تھی, حکومت چھین لی گئی یا جو مرضی کہہ لیں اس پہ, اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت چلی گئی, انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دو, یہ وہ, انہوں نے اچھا خاصا احتجاج کیا. اب عمران خان کی باری ہے, وہ احتجاج کر رہا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ پہلے نواز شریف جو چاہ رہا تھا اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ وعدے وعید کیے گئے. اب وہ چاہ رہا تھا کہ جی میں آتا ہوں پاکستان میں, ہم الیکشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دیں. ہمیں آپ نے نہل کیا ہوا ہے, ہم پر سزائیں ہیں, ہم پر مقدمات ہیں, تو ہم الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں جبکہ ہمارا فریق جو ہے وہ تو فری ہینڈ ہے. تو یہ لیول نہیں ہے پلینگ, یکساں مواقع نہیں ہے. اس پہ پھر وہی فیصلے ہوئے, باقاعدہ فیصلے ہوئے کہ اس پہ آپ کو یہ ریلیف دیں گے. کہنے والے رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب لندن میں عسکری قیادت کے سپہ سالار کہہ لیں کھل کے اگر میں بات کروں, اور نواز شریف اور ان کے نمائندوں کے درمیان جب مذاکرات ہوئے تو اس میں ایک بات تو میڈیا پہ آئی کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم بیچ میں نہیں آنا چاہتے. لیکن دوسری بات نہیں آئی جو اصل میں جو بات ہوئی تھی کہ آپ کے جتنے یہ معاملات ہیں یا یہ عدالتوں سے متعلقہ ہیں یا یہ پارلیمنٹ سے متعلقہ ہیں, اور ہم ان کی یہ گارنٹی تھی کہ ہم عدالتیں اور پارلیمنٹ میں جو آپ کے مسائل ہیں یہاں حل ہو جائیں گے, ہمیں آپ باہر ہی رہنے دیں. یہ سیدھا ایک NRO تھا. کیونکہ NRO اس لیے میں کہتا ہوں, بات لمبی ہو گئی رانا صاحب, کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بل منظور کروایا گیا یہ تو پارلیمنٹ نے کر دیا کیونکہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی تھی. اب اس کے مطابق اب عدالتیں جو ہیں پابند ہو گئیں کہ ہر وہ مقدمہ جو قانون کے مطابق ان کے زمرے میں نہیں آتا, نیب کے زمرے میں نہیں آتا, تو عدالت کیسے کہہ سکتی ہے نہیں نیب ہر حال میں اس کو پکڑے, ہر حال میں اس کو رکھے. آئین کے اور قانون کے خلاف تو بات نہیں ہو سکتی نا. اس لیے جو ریلیف پارلیمنٹ نے دیا اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے گئے. اب عدالتوں کے ہاتھ پاؤں بند گئے. اب عدالتیں نو فیصلہ کریں گی, آئین کے مطابق کریں گی, قانون کے مطابق کریں گی. قانون جو کہتا ہے کہ جناب ان کا, جس طرح میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ جس کے کیسز ہوں گے کرپشن کے, وہ نیب دیکھے گا. اس کے نیچے ہوں گے وہ کہ نیب نہیں دیکھے گا. اب نیب کہتا ہے کہ جناب اب یہ قانون کے مطابق ہم نے اس کو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ تو آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ نیب کا بھی معاملہ ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ تقریباً پوری بساط جو ہے نا, وہ شطرنج کی بساط جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پیادا جا رہا ہے, کس طرح وزیر کو بھجوایا جا رہا ہے, ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح یہ جو ناہلیاں ختم ہوئی, اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی آئے. لیکن اب آنے والے دنوں میں اب کیا یہ جو اگلا ہفتہ بھی ہمارا اسی طرح ہی گزرے گا کہ لیگلی کھیلتے کوئی فلانی چیز آ گئی, فلانی چیز آ گئی, یا کوئی بہتری کی طرف کوئی قدم؟ کیونکہ یہ جو اب لیکس, آڈیو لیکس والا معاملہ آ رہا ہے, اس میں پاکستان ویسے تو تمام پارٹیاں کہنے کو یہ آ رہا ہے جی کہ فلاں لیگ فلاں کی طرف سے آئی ہے اور فلاں لیگ فلاں کی طرف سے آئی ہے. اب یہ اس چیز کو کلیئر کرنا ابھی ممکن نہیں ہے کہ آیا کہ یہ تمام لیگس ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں یا اس کے ذرائع مختلف ہیں. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ہمارے اداروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا کہ پاکستان سائبر کے حوالے سے یا ویسے اوورال سیکیورٹی کے حوالے سے, اپنی سیکریسی کے حوالے سے اتنا کمزور ملک ہے کہ جس میں یہ اتنے اہم اداروں اور اتنے اہم انسٹیٹیوشنز اور اتنی اہم شخصیات کے جو ہے وہ آپسی گفتگو اور ان کی میٹنگز جو ہے وہ پبلک ہو رہی ہیں. یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے, یہ اور بہت کریٹیکل سوال ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. دیکھیے رانا صاحب, بات پتہ کیا, بات بڑی سیدھی سی ہے. جب حکمران, کیونکہ زیادہ تر یہ چیزیں حکمرانوں کے ہی زمرے میں آتی ہیں, فیصلے حکومت نے کرنے ہوتے ہیں, اپوزیشن جماعتوں نے نہیں کرنے. اپوزیشن جماعتوں کا صرف ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ جو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ انہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے. پہلے جو حکومتیں ہوتی تھیں اور جو اپوزیشنیں ہوتی تھیں وہ اصلاح کے نقطہ نظر سے معاملات آگے لے کر چلتی تھیں. اب جو حکومتیں اور اپوزیشن ہیں 10-20 سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں, اس میں مفادات آگے آ گئے ہیں, اس میں ملکی مفاد آگے نہیں ہے. اب اس میں آئین یا اصلاح کی بات نہیں ہوتی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری پارٹی کو اور میرے لیے فیوچر میں کیا فائدہ ہوگا. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اب آپ کو میں یاد دلا دوں, ایک وقت ہوتا تھا جب ایک ٹرین حادثہ ہوتا تھا, اس میں 10-12-20-50 بندے اس میں جاں بحق ہو جاتے تھے.
पूरी कैबिनेट इस्तीफ़ा दे देती थी। आपको मैं याद करवा दूं, आपकी शायद उम्र इतनी नहीं है, लेकिन हमारे नाजरीन ये वो उम्र सीधा लोग भी सुनते हैं, देखते हैं, किसी को पता होगा, नौजवान नस्ल को नहीं होगा पता। वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर तक ये सिलसिला चलता रहा। मोहम्मद ख़ान आखिरी कबीना जो फारग की गई, मतलब इस्तीफ़े लिए गए, वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो की थी, जिसने एक ट्रेन हादसे पे इतनी हुई कि उन्होंने कहा जी कबीना सारी मुस्तफ़ी हो जाए, सब ने इस्तीफ़े दे दिए। भले उसमें कुछ लोग फिर वज़ीर बन गए, उन्होंने हलफ उठा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन एक बहुत अहम बात थी। उसके बाद 30 सालों से आप देख लीजिए, नवाज शरीफ इक़्तिदार में है, ज़रदारी भी इक़्तिदार में है, बेशुमार इक़्तिदार ट्रेन के हादसे हुए, ज़लज़ले आए, इतने इतने ब्लंडर हुए, कभी किसी ने एक बंदे ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब क्यों? अब वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब हमारे जो है ना मामलात चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, हमारी सोच बदल गई है। अब आपका जो सवाल है बहुत अहम है कि अब होने क्या जा रहा है, किस तरह मामलात को सुलझाया जा सकता है। उसका सिर्फ एक हल है, उसका सिर्फ एक हल है कि हम सारी सियासी जमातें, हम भी बचपन से बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं, हमने हमेशा ये सुना है कि फ़ैसला आवाम को करना है, आवाम जज है, 22 करोड़ आवाम की खातर हम कर रहे हैं, चाहे अमली हमेशा हो या ना हो, हम हर मामले में 22 करोड़ आवाम बीच में लाते हैं। हालांकि 22 करोड़ आवाम का कोई तल्लक वास्ता ही नहीं होता। कभी भी इलेक्शन हो तो 30 से 35% से ज़्यादा कभी वोट ही नहीं कास्ट हुआ। इसका मतलब है एक तासुर है कि फैसला पहले हो चुका होता है, ये भी इलेक्शन एक खाना पूड़ी होती है। ये भी आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा भी है, लेकिन कहने का मतलब है कि 22 करोड़ आवाम का तल्लक ही नहीं है, लेकिन हम लोग हर जायज़ काम 22 करोड़ आवाम के नाम पर ही करते हैं। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि अब 22 करोड़ आवाम की खातर अब आवाम उनसे आप फैसला ले लेना कि राना फवाद को आपको चाहिए या अरशद यासीन चाहिए, अब किसके हक़ में है, किसको हुकूमत करनी चाहिए, ये वो हम फैसला करते। अब इसका हल मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, आवाम के पास जाए, आवाम जिसको चाहे उसको वोट दे दे। भले जिस तरह आपने ये कहा कि फैसले हो जाएंगे, उसमें धांधली होगी, उसमें ये होगा वो होगा, कुछ भी होगा, पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही रहा, लेकिन 22 करोड़ आवाम का नाम तो लिया जाता है ना। अब इसका हल तो सिर्फ एक ही है। अब इलेक्शन होंगे कैसे, क्यों होंगे, क्यों कर होंगे, उसके लिए तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं कि भाई हम ये चाहते हैं इस मुल्क की बका, इस मुल्क की, क्योंकि जिस तरह अब वज़ीर आज़म हाउस जो है वो हमारा जो है वो गैर महफूज है, तो बाकी बातें तो छोड़े ना, अब बाकी तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये हालात अगर आ गए हैं तो फिर हमें सबको बैठ जाना चाहिए, बैठ के एक फॉर्मूला तरतीब दे देना चाहिए। भाई आप एतराज़ करते हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन जो है फ़लाँ बंदा, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी इसमें वो डिप्टी कमीशन जो है वो बाइस्ड है हमारा, उसको चेंज कर दें। ये चीज़ें बाद में तय की। इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा जी कि अब इस चीज़ में आपने कहा जी कि कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन इमरान खान के हवाले से अगर हम कंसेंसस की बात करें तो वो लोगों को मुतनाज़ा तो बनाते हैं लेकिन हल नहीं देते। जैसे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हीं के दौरे हुकूमत में लगाया गया, लेकिन उन्हीं को अब वो गलत कह रहे हैं। अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुजफ्फा जिन्होंने अभी आना है, जिनका अभी नाम भी कंफर्म नहीं हुआ, वो सबको ही वो कह रहे हैं जी कि वो जो मौजूदा हुकूमत है वो अगर लेके आएगी तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। अब जो 6 लोगों के नाम इसमें तजवीज़ उन्हीं लोगों में से आना है ना, जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं, उन्हीं लोगों में से उन्होंने आना है। उनको अब मुतनाज़ा करार दे दिया गया कि ये वो है। अच्छा, अगर वो उनकी नज़र में उन 5 लोगों में एक बंदा ठीक है तो वो उसका नाम क्यों नहीं लाते? वो 1-1.5 महीना हो गया है वो उनको ये फिल्म चलाते हुए। मैं इसमें फिल्म का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो उस चीज़ के साथ ना वो खेल रहे हैं, खेल इसलिए रहे हैं कि वो अगर उनके जहन में उन 5 बंदों में एक बंदा उनके जहन में है तो वो उसका नाम ले और उसके डंके की चोट पे, इतनी बड़ी अवामी पावर उनके साथ है, डंके की चोट पे कहीं भी हम इस बंदे को सामने लाएं।